बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है स्टार्ट करेंगे 22nd लेक्चर और लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी हीमोग्लोबिन और फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन उसके बारे में बात हुई थी और फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है किस तरह होता है वो सारा जो है वो डिस्कस हुआ था पूरे डिटेल के साथ। सही है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फर्दर हीमोग्लोबिन और दूसरा मायोग्लोबिन, इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हैं कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये हमारे पास क्या है। अच्छा, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो बेटा जब भी आ जाए हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी आयरन है वहां पे भी आयरन है, तो यहाँ पे 1 हीम पार्ट है। हीम से मुराद स्पेशली आयरन। सही है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 हीम्स हैं, हीम्स ग्रुप्स हैं और यहाँ पे 1 हीम पार्ट है। क्लियर हो गया। सही। अच्छा, दूसरा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में आपको, तो अब जब 4 हीम पार्ट है तो इट ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सही। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये जो है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा। सही है। यहाँ पे या इसके साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है अटैच होंगे और इसके साथ जो है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होंगे। क्लियर हो गया। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे याद रखना, इसमें जो हमारे पास है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये जो है ऑक्सीजन स्टोरेज करता है। दिस इज द बिग डिफरेंस अबाउट हीमोग्लोबिन एंड व्हाट मायोग्लोबिन। अच्छा, ये हमारे पास जो है प्रेजेंट इन आरबीसी, और ये जो है हमारे पास मौजूद होगा शाबाश स्टोर इन मसल। कहाँ पे, प्रेजेंट इन मसल्स में स्टोर होता है। सही। अच्छा, दूसरी बात, आपको कोई आपसे कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। चलो, विच ऑफ द following has a more affinity for ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी कि वो जल्दी से ऑक्सीजन को कैच करे और बस उसको लेकर जाए। तो ए में लिख देता हूं शाबाश हीमोग्लोबिन, बी में लिख देता हूं मायोग्लोबिन, सी में लिख देता हूं बोथ और डी नन। शाबाश। तो क्या होगा, आप यहाँ पे अगर देखोगे, नंबर को देखोगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो बेटा याद रखना, यहाँ पे मायोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी टू बाइंड ऑक्सीजन क्विकली। हाँ, ये जो है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है क्विकली अटैच हो जाता है किसके साथ, मायोग्लोबिन के साथ। अच्छा बेटा, तो और तो केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, जनरली मैं आपको जो है बता दूं कि कैसे। तो बेटा आपने देखा होगा कि एक है हमारे पास 2 किस्म के सवारियां मौजूद है। लेट्स सपोज, सिंपली जनरली आपके जहन में जो है वो कंसेप्ट डालना चाहता हूं। तो लेट्स सपोज 2 किस्म के सवारियां हमारे पास मौजूद है। एक है क्या बेटा, बाइक है हमारे पास। सही है। एक है बाइक। सही। और दूसरा है क्या, टैक्सी। क्लियर हो गया। दूसरा है क्या बेटा, टैक्सी है। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, यहां पे है बाइक वाला। सही है, करीम बाइक वाला, और ये है हमारे पास लेट्स सपोज जो भी है टैक्सी ड्राइवर जो भी है। सही है। अब ये बताओ, बाइक में हमारे ये बाइक जो है ये कितने बंदों को ले जा सकता है, तो 1 को। सही है। बस इसमें एक डबल सवारी के अलावा ट्रिपल सवारी मना है। सही है। 1 बंदे को ये ले जा सकते हैं, और ये कितने बंदों को ले जा सकता है, तो अबाउट 3 पीछे और 1 आगे, तो 4। तो मतलब ये टैक्सी हमारे पास क्या हो गया, टैक्सी हमारे पास क्या हो गया, ये हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, और ये बाइक हमारे पास क्या हो गया, मायोग्लोबिन हो गया। डन। अब शाबाश बताओ, तो जनरली अब आपको याद रहेगा, इंशाल्लाह भूलोगे नहीं। ये बताओ, एक जगह पे मोटरसाइकिल आ गया, वो जल्दी भरेगा, जल्दी रवाना हो जाएगा टैक्सी वाला।
सोचने की बात है, कौन सा वाला? यहाँ पे चूंकि इसको एक बंदे की जरूरत है, एक बंदा बिठाकर जल्दी, और वो क्या करेगा, वो एक फिर दूसरा फिर तीसरा और इसी तरह 4 जब मुकम्मल होंगे फिर उसके बाद जो है वो जाएगा। तो इसके लिए फिर एफिशिएंसी, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन ने 4 ऑक्सीजन लेने होते हैं, सही है। तो इसकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू मायोग्लोबिन विद ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वो कम है। समझ आ रही है? अच्छा बेटा, हीमोग्लोबिन में एक और जो है अजीब इफेक्ट है, और वो अजीब इफेक्ट क्या है? अजीब इफेक्ट कुछ यूं है हीमोग्लोबिन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेट सपोज हीमोग्लोबिन है ये, तो हीमोग्लोबिन के साथ फर्स्ट ऑक्सीजन, फिर ये सेकंड ऑक्सीजन मिल गया, फिर थर्ड ऑक्सीजन मिल गया, और फिर फोर्थ ऑक्सीजन मिल गया, सही है। तो अब अगर सवाल ऐसा आ जाए, सही है, कि which of the following oxygen will bind quickly, more quickly with hemoglobin? Let's suppose आ जाए, which of the following oxygen molecule will bind या attach more quickly with what? विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ। तो ए में लिख देता हूं शाबाश फर्स्ट वन, बी सेकंड वन, सी थर्ड वन, डी फोर्थ वन। हाँ बच्चिया शाबाश, कौन सा सही होगा इसमें हमारे पास? तो आप कहोगे फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। तो इसके लिए भी चलो आपको जनरल एग्जांपल लूं। एग्जांपल कैसे? वही टैक्सी की तरफ आ जाते हैं, तो आप खुद अब यहाँ पे अब कर लेते हो। टैक्सी है हमारे पास, टैक्सी ड्राइवर, क्लियर? तो अगर इसमें कितने बंदों ने बैठना होता है? 4 बंदे, क्लियर हो गया। अब टैक्सी ड्राइवर खड़ा है और टैक्सी खाली है, तो ये बताओ टैक्सी है खाली, 4 बंदे वो कह रहे कि जार जब फुल होंगे तो तब मैं जो है वो रवाना होऊंगा। तो अब खुद बताओ, ये पहला जो आएगा इसमें बैठेगा, ये जल्दी आएगा, सही है। तो पहला जल्दी आएगा, आप खुद सोचो, अब खाली है तो उसको कौन बैठता है? नहीं बैठता ना। अच्छा, फिर एक बैठ गया है, दूसरा जो है अब उसके, ये दूसरा इसके निस्बत थोड़ा क्विक आएगा, मतलब ये स्लोली इसमें बैठ जाएगा, दूसरा जो है फिर थोड़ा उससे के बनिस्बत जल्दी। फिर जब 2 बंदे देख लेते हैं कि टैक्सी में बैठे होते हैं, तो तीसरा उससे कम वक्त ले लेता है और बैठ जाता है, सही है। और फिर चौथा, वो तो बस कोई परवाह न बांधे राखी जा, तो वो तो आपके पास जो है वो उसमें टाइम भी नहीं लगता। तो इसीलिए फोर्थ ऑक्सीजन जो होता है, इट बाइंड या अटैच मोर क्विकली। ये भी इसके फिर केमिस्ट्री में हमारे पास, मतलब इसमें फर्स्ट जो है वो इसकी एफिनिटी बढ़ा देता है, फिर सेकंड थर्ड के लिए, ये दोनों थर्ड के लिए एफिनिटी, और फिर ये तीनों फोर्थ के लिए एफिनिटी बना देता है, सही है। तो इसीलिए फोर्थ वन जो होगा वो क्या होगा? वो क्विकली अटैच होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। समझ आ रही? मतलब सबसे स्लोली ये, फिर से थोड़ा तेज ये, फिर से थोड़ा तेज ये, और सबसे मोर फास्ट जो है वो फोर्थ अटैच होगा। आपने देखा नहीं होता, आप जब सुजुकी के साथ जाते हो, सुजुकी में बैठ कर जाते हो, तो वो सुजुकी वाले क्या करते हैं? वो भी अट्रैक्शन, उसने भी जो है बिजनेस माइंडेड है। कैसे बिजनेस माइंडेड है? कि सुजुकी में वो खाली सुजुकी में तो कोई नहीं बैठा, तो उसने अपने ड्राइवर जो जितने भी कैलेंडर्स वगैरह होते हैं वो उसमें बैठा देते हैं, सही है। तो एक सेट में जो है वो फुल कर देते हैं। अब हर एक जो है उसमें बैठता है, जब एक बैठता है उससे बाकी जो है बाहर निकलते हैं, तो फिर पता लग जाता है कि ये तो अपने उसने बंदे बैठाए हुए थे। तो वो भी अट्रैक्शन है। तो इसीलिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ये अट्रैक्शन है, फोर्थ के लिए कि जल्दी आ, सही है। तो इसीलिए फोर्थ ऑक्सीजन जो है वो मोर क्विकली अटैच होगा, क्लियर? अच्छा, दिस इज अबाउट द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में एक और बात, मायोग्लोबिन चलो एमबी में लिख देता हूं। तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास जो ग्लोबिन पार्ट है उसमें 574 अमाइनो एसिड, और यहाँ पे तकरीबन 154 अमाइनो एसिड है। तो ये सारी बातें, दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। एनी टाइप ऑफ एमसीक्यूज आप इससे हल कर सकते हो। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द hemoglobin, myoglobin, etc. Now beta, we will discuss disorder, respiratory disorder, respiratory disorder.
रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर अगर मैं कहूं, ओके, सो रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, जिस तरह के हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक कितने किस्म का है, 2 किस्म है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो बेटा इसी तरह रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर भी हमारे पास 2 है, एक है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, और एक है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर। क्लियर? तो बेटा इससे अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, या मैं लिख दूं एमसीक्यूज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, एक्सेप्ट। तो चलो मैं नाम लिख देता हूं ए ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया। बी में लिख दूं हमारे पास क्या है, साइनोसाइटिस, और सी में लिख दूं ब्रांकाइटिस, और डी में लिख दूं बोथ एंड बी, बोथ ए एंड व्हाट बी। ओके बेटा, अब शाबाश बताओ इसमें हमारे पास कौन सा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर नहीं है, एक्सेप्ट की बात हो रही। तो बेटा ये बोथ ए एंड बी जो है ये तो हमारे पास क्या है, अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, ब्रांकाइटिस लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, तो एक्सेप्ट कौन सा होगा, ब्रांकाइटिस। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर में आपके बुक में जो जिक्र है वही बता रहा हूँ, सही। ओटाइटिस मीडिया और दूसरा है साइनोसाइटिस। So both otitis media and sinusitis are the upper respiratory tract disorder. अच्छा, lower respiratory tract disorder जो आपके बुक में गिवन है तो वो हमारे पास है निमोनिया। निमोनिया जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एम्फाइसेमा, सही, और इसी तरह लंग कैंसर, और इसी तरह जो है हम पढ़ेंगे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। So these 4 are what a lower respiratory disorder and these 2 are what a upper respiratory disorder. तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, साइनोसाइटिस से, फिर आगे जाते हैं। ओके बेटा, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस, ओके, तो साइनोसाइटिस क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। किसे कहते हैं, तो बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस के इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजीज आपको बता दूं जो बहुत आपके काम आएगी बेटा, जहां पे भी लफ्ज टस आ जाए, क्या आ जाए, टस आ जाए आखिर में, टस, तो इट्स मीन इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या है, तो ये जो प्रीफिक्स है, कि प्रीफिक्स नहीं, प्रीफिक्स तो स्टार्ट में आएगा, वो जो दूसरा होता है, सही। तो आखिर में अगर ये आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, टस अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन कहेंगे। लेट सपोज आपको मैं कह दूं हेपाटाइटिस, आखिर में टस आया है, सही। इसी तरह मैं लिख दूं हेपाटाइटिस के अलावा मैं लिख दूं शाबाश मेनिंजाइटिस, इसी तरह लिख लूं कार्डाइटिस, इसी तरह लिख दूं बेटा ब्रांकाइटिस, और इसी तरह हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रांकाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। ये आपके बुक में ये सारे नाम जिक्र है, इसीलिए बता रहा हूं, सही। हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, कार्डाइटिस, ब्रांकाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, सही, ये सारे। तो जहां पे भी लफ्ज टस आ जाए वो क्या कहलाएगा, इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लेवर, क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लेवर, ये लिवर की इन्फ्लेमेशन है। मेनिंजाइटिस मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है, सही। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इन्फ्लेमेशन, सही, बार बार
बस आप अगर लिखते हो लिखो, सही है। तो और ये कार्डाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन है? हार्ट की। और ब्रांकाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन है? ब्रांकाई की। पाइलोनेफ्राइटिस किसकी है? किडनी की। सिस्टाइटिस किसकी है? यूरिनरी ब्लैडर की, सही है। और इसी तरह एक और भी है यूरेथराइटिस, और भी बहुत सारे। यूरेथराइटिस ये किसकी है? यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन है। तो आपको आसान सा बता दिया कि जहां पे भी लफ्ज टस आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शाबाश, उसको कहेंगे इन्फ्लेमेशन। ओके, लेट सपोज मैंने एमसीक्यूज बनाऊं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर a types of inflammation except। तो अब ए में लिख दूं, शाबाश, मैं लिख दूं नेफ्राइटिस, सही। बी में लिख दूं नेफ्राइटिस सिस्टाइटिस। डी सी में लिख दूं ग्लॉटिस। और डी में लिख दूं नन। शाबाश। तो आपको तो मैंने आसान सा आपको बताया था कि क्या होगा आखिर में टस आ जाए। तो यहाँ पे भी टस है, यहाँ पे भी टस है और यहाँ पे भी टस, लेकिन ऑप्शन कौन सा होगा? ये हमारे पास ग्लोटिस या एपिग्लोटिस जब आ जाए, सही है, एपिग्लोटिस। तो वहां पे जो टस आया है ये एक्सेप्शनल है बेटा। उसके अगर एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन होगी तो वो हमारे पास क्या होगा? एपिग्लोटिस। चलो ये एपिग्लोटिस कर देता हूँ, सही है। तो एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस ये असल में है क्या? कार्टिलेज है। तो एपिग्लोटाइटिस पे आ जाए, टाइटस आ जाए तो ये फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या होगा? एपिग्लोटिस होगा। समझ आ गए? तो सिर्फ एपिग्लोटिस, यहाँ पे भी टस है लेकिन ये इसका अपना नाम है। अगर इसके इन्फ्लेमेशन क्या होगा? एपिग्लोटाइटिस होगा। यहाँ पे इसके साथ अलग टस आएगा। क्लियर होगा? वही टस है लेकिन थोड़ा चेंज। ओके, सो मैंने कहा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस इज कॉल्ड व्हाट? साइनसाइटिस। ओके, फिर उसके बाद सबसे पहले तो मैं साइनसिस को पहचानूं कि साइनसिस है क्या, फिर उसके इन्फ्लेमेशन के बारे में जाएंगे। तो बेटा साइनसिस जो है इसके बारे में ये चंद बातें आपने याद रखनी है। ये स्मॉल होल्स है। क्या है? होल्स है। अच्छा, होल्स है। कहां पे है ये होल्स? तो ये प्रेजेंट इन स्कल बोन। अच्छा, स्कल बोन में तो 4 रीजन पे मौजूद है। आपको 2 बता दूं, आपके बुक ने जो जिक्र किए हैं। तो प्रेजेंट इन स्कल बोन, स्कल बोन में कौन से? तो स्कल बोन में एक फ्रंटल बोन में 2 मौजूद है, फ्रंटल, और एक मैक्सिलरी में, सही है। ये जो है फ्रंटल क्रेनियम का हिस्सा है और मैक्सिलरी जो है वो किसका हिस्सा है? फेस का हिस्सा है, सही है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं बनाऊं इंसान, जानवर इंसान, सही है। तो ये फ्रंटल बोन में 2 यहाँ पे मौजूद है, 2 मैक्सिलरी में यहाँ पे मौजूद है। ओके, ये होल्स मौजूद है। तो मैंने कहा स्मॉल होल्स प्रेजेंट इन स्कल बोन्स आर कॉल्ड व्हाट? साइनसिस। और साइनसिस को अगर देखो तो चलो इस साइनसिस को मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो इस साइनसिस आर लाइन विद सिलिएटेड म्यूकस। यहाँ पे जो म्यूकस होता है, म्यूकस लेयर होता है, वो क्या होता है? सिलिएटेड होता है। और ये क्या करता है? ये सिलिएटेड म्यूकस जो है म्यूकस सिक्रीट करता है कंटेनिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज भी इसमें होते हैं। और ये जहाँ पे भी एयर फिल्ट्रेशन वगैरह में भी रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अब आते हैं इसका फंक्शन। तो एक तो फिल्ट्रेशन में भी इसका रोल हो गया। तो फंक्शन इसका क्या है? एयर फिल्ट्रेशन। तो एयर फिल्ट्रेशन के अलावा और क्या है बेटा? तो एक इसमें याद रखना कि चूंकि ये क्या बोन्स है, होल्स है, तो लाइट द स्कल, स्कल जो हल्का महसूस होता है इसकी वजह से, सही है। और दूसरा जो है इसका काम क्या है? दूसरा इसका काम क्या है? गिव रेजोनेंस, रेजोनेंस टू साउंड। साउंड को ये जो रेजोनेंस देता है ये भी कौन देता है? यही इसकी वजह से इसमें गर्रिश करती है। ये जब बंद हो जाते हैं तो फिर हम कुछ इस तरह बातें करने लगते हैं, किसके? नाक के अंदर, सही है, जुकाम वगैरह में जो हो जाता है।
तो ये गिव रेजोनेंस टू द साउंड, क्योंकि ये बंद हो जाते हैं, फिर आपको मैंने बताया आवाज के। तो ये 3 फंक्शन जो है वो किसके है, साइनसिस के। अच्छा, साइनसिस के बारे में आपको पता लग गया, स्मॉल होल्स है किसके, स्कल के अंदर, और इसके ये काम है, सही। बस अब आसान हो गया, इसके इन सब का किस्सा आपको पता लग गया, वजाहत हो गई। तो इसके इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, साइनसिस के इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं क्या, साइनसाइटिस। डन, ओके। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस इज कॉल्ड व्हाट, साइनसाइटिस। क्लियर हो गया। अब इसके काजेस क्या है, कौन करता है ये, कौन आएगा यहाँ, कौन है आने वाला, सही है। कौन करता है इसको इन्फ्लेमेशन इसकी कौन काज करता है, तो याद रखना ये कौन करता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया करता है। कौन करता है, ये वायरस भी, बैक्टीरिया भी और वायरस भी। कौन करता है, ये एलर्जिक भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है। और एलर्जी में डस्ट, पोलन्स, टेम्परेचर, वार्म और कोल्ड, वो सारा आ जाता है, सही है। एलर्जी जब एलर्जेन आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं एलर्जिक टाइप, तो ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी, और एलर्जी से भी हो सकता है। कौन, साइनसाइटिस की बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, साइनसाइटिस में फिर आपको पता होना चाहिए इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में लिख देता हूं NN, L और FF, सही। अच्छा, N से मुराद क्या है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी बता दिया मैंने आपको कि क्या होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और दूसरा क्या होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, ओजा बेरा बेगी, सही शो। और L से मुराद क्या होगा, लॉस ऑफ स्मेल होगा, जो भी खिलाओ पता नहीं लगेगा उसकी स्मेल। और इसी तरह जो है फीवर होगा, क्या होगा, फीवर होगा। और इसके साथ F से एक और भी है, पेन होगा, सही है, फेशियल पेन होगा, फेशियल पेन होगा। ये सारे तकरीबन खैर है, साइन और सिम्टम इतने जरूरी नहीं है, क्योंकि साइन और सिम्टम से MCQs जो स्पेसिफिक होते हैं वो सही है, लेकिन साइन और सिम्टम बास के ऐसे होते हैं कि जो स्पेसिफिक है उससे MCQs बन सकते हैं, बाकी ये जो जनरल है मतलब उनसे MCQs नहीं बन सकते, क्योंकि वो हर एक में पैर हो जाते हैं, तो इसीलिए उससे MCQs बनाना पैर सही नहीं। तो जो स्पेसिफिक है उसके लिए उससे MCQs आ सकते हैं। तो साइन और सिम्टम पर खैर इतना गौर नहीं करना। अच्छा बेटा, साइन और सिम्टम्स आपके पास आ गए, काजिज भी आ गए, इलाज क्या होगा, शाबाश। तो इलाज कोई बता दे मुझे, किसकी, साइनसाइटिस की। तो फिर ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है, ट्रीटमेंट तो आसान सा बता दूं बेटा, शाबाश। तो किसकी वजह से आता है ये, बैक्टीरिया की वजह से। तो है, अगर कुछ भी याद ना हो कहना एंटी बैक्टीरियल, बस एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक। और दूसरा जो है कुछ भी याद ना हो, शाबाश, एंटीवायरल, एंटीवायरल। और चूंकि एंटी एलर्जिक भी हो सकता है। और तीसरा जो है वो डीकंजेस्टेंट भी हम देते हैं, डीकंजेस्टेंट। ये किसके लिए, अक्सर नाक जो है बंद हो जाती है तो उसको जो है इनहेल इस तरह कर देते हैं, तो वो डीकंजेस्टेंट जो है, डीकंजेस्टेंट, तो ये नाक को खोल देते हैं। क्लियर हो गया। सो दीज ऑल आर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, साइनसाइटिस। बस किस्सा खत्म। बीमारी के लिए आपको बीमारी भी बता दी, उसका तारुफ भी कराया और उसका इलाज भी। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे ओटाइटिस मीडिया के बारे में। ओटाइटिस मीडिया, शाबाश बचिया। ओटाइटिस मीडिया हमारे पास क्या है, लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर या अपर। तो बेटा इट इज अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बता चुका हूं, सही। अच्छा, अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, किसे कहते हैं, तो टस आया है तो इसलिए इसको हम कहें इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर। मिडल एयर की इन्फ्लेमेशन की वजह से, किसकी वजह से, मिडल एयर में जब इन्फ्लेमेशन होगा तो उससे क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया काज होगा। ओके, ओटाइटिस मीडिया। अब यहां पे देख लेते हैं किसकी वजह से। तो बेटा इसके लिए चंद काजिज है, काजिज और रिस्क फैक्टर दोनों, बाज़-औक़ात रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। अच्छा बेटा, तो इसके लिए क्या है कि ड्यू टू द ब्लॉकेज
ऑफ व्हाट, यूस्टिशियन ट्यूब, यूस्टिशियन ट्यूब। जब भी यूस्टिशियन ट्यूब ब्लॉक होगा उसकी वजह से क्या हो सकता है, और ये हमारे पास यूस्टिशियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से भी होता है, इन्फेक्शन की भी वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन जब आ जाए इसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आ सकते हैं, और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी ये कैसे इसमें रोल प्ले करता है, तो बेटा जब न्यूट्रिशन कोई विटामिन वगैरह आपके पास कम है तो आपको पता है कि विटामिन जो है दे प्ले रोल इन इम्यूनिटी, तो इस वजह से न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी भी। तो ब्लॉकेज ऑफ यूस्टिशियन ट्यूब मेन इसके बारे में आते हैं कि ये यूस्टिशियन ट्यूब क्या है, फिर उसके बाद जो है बाकी सब कुछ जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूस्टिशियन ट्यूब, कि यूस्टिशियन ट्यूब क्या है। यूस्टिशियन ट्यूब, ओके बेटा, सबसे पहले यूस्टिशियन ट्यूब। यूस्टिशियन ट्यूब इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, डन, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। अच्छा, क्या करता है, कनेक्ट द व्हाट, मिडल एयर को कनेक्ट करता है विद फेरिंग्स, लेकिन फेरिंग्स किसके साथ, नेजोफेरिंग्स के साथ, नेजोफेरिंग्स के साथ। मैंने बताया था नेजो आपको याद है, नेजोफेरिंग के साथ इसको कनेक्ट करता है। अच्छा, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट द मिडल एयर विद नेजोफेरिंग्स, क्लियर हो गया, सही। अच्छा, दूसरा अब इसके बारे में बताऊं तो बेटा चिल्ड्रन में अक्सर ये ज्यादा होता है ओटाइटिस मीडिया, और यहाँ पे एडल्ट में थोड़ा कम। तो चिल्ड्रन में ये इसकी जो पोजीशन होती है ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल सही, और इसमें फिर थोड़ा वर्टिकल आ जाता है। तो यहाँ पे तो चूंकि चिल्ड्रन में ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसी वजह से ओटाइटिस मीडिया जो है इसमें मोर कॉमन होते हैं। तो कोई आपसे कहे कि ओटाइटिस मीडिया इज मोर कॉमन, लेट्स सपोज ओटाइटिस मीडिया इज मोर कॉमन एंड डैश, तो ए शाबाश एडल्ट, बी चिल्ड्रन शाबाश, सी जो है वो मैं क्या कर दूं, एडल्ट और ओल्ड एज, सही है, ओल्ड एज पीपल, और डी में लिख दूं ऑल। तो बेटा किस में, चिल्ड्रन में। अब चिल्ड्रन में क्यों, ड्यू टू वाई, तो फिर अगर वाई जाए ड्यू टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ यूस्टिशियन ट्यूब, और जब ये यूस्टिशियन ट्यूब ब्लॉक होगा, सही है, उसकी वजह से क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया। अब क्यों आता है, कैसे आता है, वो आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं। तो बेटा लेट्स सपोज, अच्छा, और यूस्टिशियन ट्यूब जो है फंक्शन इसका क्या है, डायग्राम बना देता हूं, लेकिन फंक्शन इसका क्या है। तो यूस्टिशियन जो ट्यूब है इसके फंक्शन बेटा, तो एक ये क्या करता है, ड्रेनेज ऑफ म्यूकस फ्रॉम मिडल एयर टू नेजोफेरिंक्स, सही, नेजोफेरिंक्स से म्यूकस ड्रेनेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अब आपके पास पर्दा वगैरह लगा होता है तो उसकी तरफ ज्यादा नहीं आता। और दूसरा, इक्वलाइज द प्रेशर इनसाइड व्हाट, इनसाइड मिडल एयर, या एयर भी अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, सही है, एयर, क्योंकि यहां से प्रेशर एयर का आ रहा है, सही है, तो इट में व्हाट काज रप्चरिंग और मेनी मोर थिंग इन द एयर, सही है, या एयर ड्रम। तो इस एयर को जो है वो क्या करता है, एयर प्रेशर को इक्वलाइज करता है उसके अंदर, मतलब बाहर का जो आ रहा है और अंदर से जो एयर फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस होगा, यहाँ से माउथ के जरिए ऊपर जाएगा, तो इन दोनों को क्या कर देता है, इक्वलाइज कर देता है। तो इसीलिए एयर ड्रम हर वक्त जो है मूवमेंट नहीं करेगा, आवाज से जो है मूवमेंट होगी। अगर ये प्रेशर इक्वलाइज ना होता तो फिर क्या होता, एनी टाइम जो है उसकी मूवमेंट होती है, और फिर बजिंग और डजिंग और गजिंग ये साउंड आपके उसमें हो जाते हैं, किसमें, आपके एयर में। अच्छा बेटा, फंक्शन भी आपको याद हो गया। अब आते हैं यूस्टिशियन ट्यूब की तरफ। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एयर, ये क्या है, एयर है।
एयर से जो है यहाँ पे कौन आता है, पता नहीं कौन आता है, तो आता है कौन बेटा, एयर कैन, और यहाँ पे एयर ड्रम होता है जिसको टेम्पेनम कहते हैं, एयर ड्रम या टेम्पेनम। फिर टेम्पेनम के बाद यहाँ पे जो है स्मॉल बोन्स और ये किस्सा शुरू हो जाता है, और फिर जो है यहाँ पे कोक्लिया और वो सारी चीजें शुरू हो जाती है। ओके, तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला ये ब्लैक से जो मैं बना चुका हूं, तो ये मिडल एयर है असल में, मिडल एयर। क्लियर हो गया। और मिडल एयर से हमारे पास यहाँ पे ट्यूब आ जाता है। क्लियर। और उस ट्यूब का नाम है क्या, यूस्टेशियन ट्यूब। क्लियर हो गया। ये क्या है, तो जितने भी म्यूकस वगैरह यहाँ पे बाहर से एयर और यहाँ से एयर, तो ये सारा क्या कर रहे हैं, इसको इक्वलाइज कर देता है। अच्छा चलो, अगर इसको मैं थोड़ा और भी आपके लिए वाज़ेह कर दूं, लेट सपोज दिस इज अ ह्यूमन। क्लियर हो गया। तो अगर ये हमारे पास है ह्यूमन, सही, और ये है उसकी आंख, एक आंख बना देता हूँ, सही, और यहाँ पे जो है मैं बना दूं क्या, नोज। तो बेटा बिल्कुल आपको बैक साइड ऑफ द नोज ये जो है यहाँ पे मिलेगा। क्लियर हो गया। ये यूस्टेशियन ट्यूब बिल्कुल बैक साइड ऑफ द नोज वहां पे जाके नेजोफेरिंक्स के साथ अटैच होगा। तो अब ये जो है यू वर्टिकली होता है, वर्टिकल होता है, उसकी ये पोजीशन थोड़ी, सही है, किस में, एडल्ट में, जबकि उसमें जो है ये बिल्कुल ऐसे होता है, तो हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसलिए इसके ब्लैकेज के चांसेस फिर ज्यादा होते हैं चिल्ड्रन में। तो यहाँ पे मैं यू बना देता हूँ। क्लियर हो गया। तो दिस इज व्हाट, यूस्टेशियन ट्यूब। क्लियर हो गया। तो यूस्टेशियन ट्यूब जब ब्लॉक होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह आके इसको इन्फेक्शन काज करे, ब्लॉक करेंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ पे म्यूकस एक्युमुलेशन होगी। क्या होगी, म्यूकस एक्युमुलेशन होगी। यहाँ पे म्यूकस एक्युमुलेशन होगी, और जब म्यूकस एक्युमुलेशन होगी तो इट विल पुट प्रेशर ऑन द एयर ड्रम, और यहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, महसूस होगा, कहाँ पे, एयर में, सही है, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर एक कहते हैं। तो अब साइन एंड सिम्टम इसके क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में आपको बता दिया बेटा, एक क्या होगा, एयर पेन होगा, एयर एक, सही है। दूसरा हमारे पास फीवर, बस वो तो कॉमन है, जनरल है। दूसरा इसमें जो है टेनाइटस, ये क्या है, टेनाइटस वगैरह, ये साउंड्स प्रोड्यूस होंगे, बजिंग एंड गजिंग वगैरह जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम टेनाइटस कहते हैं। ओके, एयर एक, फीवर, और इसी तरह जो है ये सारे हमारे पास दीज आर इंक्लूड इन व्हाट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ व्हाट, एंड लॉस ऑफ, दूसरा हमारे पास क्या होगा, डिफिकल्टी इन हेयरिंग में डिफिकल्टी होगी, एंड स्पीकिंग एज वेल, स्पीकिंग में भी डिफिकल्टी होगी। ये सारे जो है दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ व्हाट, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अच्छा बेटा, फिर ओटाइटिस मीडिया की ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट आपके पास 80% जो ओटाइटिस मीडिया होते हैं रिकवर बाय इटसेल्फ, ये रिकवर हो जाता है खुद ब खुद, सही है। और बाकी जो होता है तो उसके लिए हम क्या दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह। और एंटीबायोटिक के अलावा क्या देते हैं, तो बेटा आप पेन किलर भी देते हैं, क्योंकि पेशेंट को एयरिक पेन वगैरह होता है, सही है, ये सारी चीजें जो है वो दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या करते हैं, तो बेटा इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे ये जो म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, सही, तो अब रिकरेंट जो है बार बार आ रहा है बच्चों में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा मैं अगर बड़ा कर दूं, अब आपको पता लग गया कि ये कहाँ पे है, तो थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखा दूं तो आसान हो जाएगा। तो लेट्स सपोज दिस इज वाटर एयर पेन्ना, और ये हमारे पास क्या है, एयर कैनाल है, और यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको, सही, डायग्रामेटिकली। तो ये है पेन्ना, और यहाँ पे जो है हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब मौजूद है। क्लियर।
अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन किसकी हुई है? म्यूकस की। तो इस म्यूकस की जब एक्यूमुलेशन हुई, इट पुट प्रेशर ऑन द एयर ड्रम, समटाइम इट रप्चर इट एज वेल, मेक पोर इन इट। सही है, जब मेक पोर, इसमें पोर जब क्रिएट कर देता है ये, तो उसकी भी हीलिंग खुद ब खुद हो जाती है, एयर ड्रम की हीलिंग खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन अब बार बार आए तो इसके लिए क्या कर देते हैं, डॉक्टर जो है यहाँ पे एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं और इस ट्यूब के जरिए जो है इसको क्या कर देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सही है, अब इस ट्यूब को जो कि इस इंसर्ट किया, तो इसको हम कहते हैं ग्रोमेट। क्या कहते हैं? ग्रोमेट्स, या इसको हम कहते हैं टेम्पेनास्टोमी, टेम्पेनास्टोमी ट्यूब, टेम्पेनास्टोमी ट्यूब या ग्रोमेट भी कहते हैं। या इसके लिए दूसरा इलाज क्या है, क्या कर देते हैं कि इसमें एयर ड्रम की सर्जरी कर देते हैं। तीसरा इलाज इसके अलावा सर्जरी कर देते हैं, किसकी? एयर ड्रम की। और एयर ड्रम की सर्जरी को हम फिर कहते हैं मायरेंगाटोमी। क्या? मायरेंगाटोमी, मायरेंगाटोमी। ये क्या है? सर्जरी ऑफ एयर ड्रम, और उससे ये म्यूकस वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं। तो ये अच्छा, इसको देखने के लिए कान के अंदर यहाँ पे देखने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको हम आरियोस्कोप कहते हैं। क्या? आरियोस्कोप। सही है, या ऑटोस्कोप भी उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा ओटाइटिस मीडिया। क्लियर हो गया? तो ग्रूमेट्स, टेम्पेनास्टोमी ट्यूब, ये या मेरेंगाटोमी, तो मेरेंगाटोमी सर्जरी कहते हैं, टेम्पेनास्टोमी ट्यूब और ग्रूमेट ये दोनों सेम। ये ट्यूब इंसर्ट करते हैं एयर ड्रम के अंदर टू ड्रेन आउट वाटर म्यूकस। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द ओटाइटिस मीडिया। अब आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं किसकी तरफ? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर खत्म, अब आते हैं निमोनिया की तरफ। निमोनिया। ओके बेटा, तो निमोनिया क्या है? निमोनिया जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, ये तो आपको पता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। क्लियर? ओके, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई वो क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेम, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सही है, गेट इन्फ्लेम। सही है, एल्वियोलाई इन्फ्लेम हो जाते हैं और फ्लूइड प्लस पस एक्यूमुलेशन भी यहाँ पे होती है। तो निमोनिया में असल में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई, और उसकी वजह से पर प्लस फ्लूइड और पस एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? दिस इज अबाउट व्हाट जनरल आपके जहन में हो कि एल्वियोलाई में निमोनिया में क्या होता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है और एल्वियोलाई जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके अंदर फ्लूइड प्लस पस एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, फ्लूइड प्लस पस एक्यूमुलेशन हो गया। अब यहाँ पे जहन में आता है कौन करता है, तो कौन करता है? तो आपने क्या करना है? काजिस। अच्छा, काजिस के लिए बेटा एक टर्म यूज होता है और वो टर्म याद रखना है इटियोलॉजी। इंशाल्लाह मेडिकल वाले हो, आगे जाओगे तो ये टर्म आएगा इटियोलॉजी, इटियोलॉजिकल एजेंट, काजेटिव एजेंट इसकी क्या है, या इटियोलॉजी इसकी क्या है। तो बेटा इसकी काज क्या है? तो काज में अगर मैं जिक्र करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट्स सपोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग cause is pneumonia except A में लिख दूं शाबाश बैक्टीरिया, B में लिख दूं फंजाई, C में लिख दूं वायरस, D में लिख दूं नन। तो बेटा अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इट्स कॉजेटिव एजेंट आर व्हाट? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है और दूसरा ये वायरस हो सकता है। कौन नहीं? फंजाई इसकी एक्सेप्शनल है। डन। तो इट में बी काज बाय बैक्टीरिया और वायरस। सही है। तो अब जब इसके दो काजेज हो गए, एक है बैक्टीरिया और एक है क्या बेटा? वायरस। तो निमोनिया हमारे पास, चलो आपको बता दूं कौन कौन से बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की एक लिस्ट में बना लेता हूं। तो
तो बैक्टीरिया की लिस्ट, एक मैं लिख लूं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये जो है क्या काज करता है, बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया काज करता है। दूसरा स्टेफेलोकोकस आरियस, स्टेफेलोकोकस आरियस, क्लियर हो गया। इसी तरह जो है लिगियोनेला नीमोफिलिया, लिगियोनेला नीमोफिलिया, दिस आल्सो काज व्हाट, निमोनिया। और इसी तरह जो है लिगियोनेला, और इसी तरह हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, these are all what, these all are bacteria। और इसके अलावा जो है माइकोप्लाज्मा, सो these are 5 different एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, मेन ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्टेफिलोकोकस आरियस, लिगियोनेला, नीमोफिलिया, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और माइकोप्लाज्मा। हाँ, these 5 different bacteria cause what, निमोनिया। और इसी तरह वायरस, तो वायरस की एक एग्जांपल है, बुक में नहीं ऐसे ही दे रहा हूं, जरूरत नहीं है याद करने की, एडिनो वायरस, सही है, एडिनो वायरस काज व्हाट, निमोनिया। अच्छा बेटा चलो अब एक एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या है कि -% ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया, -% of bacterial pneumonia is caused by streptococcus pneumoniae। ओके, तो ए में लिख दूं बेटा 50%, बी में लिख दूं 60%, सी में लिख दूं 80%, डी में लिख दूं क्या, लेट्स सपोज 70%। शाबाश। तो इस एमसीक्यूज को समझने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि आपको पता हो कि निमोनिया हमारे पास 2 किस्म का है। एक वो जो कि बैक्टीरिया काज करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियल निमोनिया कहेंगे, बैक्टीरिया की वजह से। और दूसरा जो वायरस की वजह से काज होता है, उसको हम वायरल निमोनिया कहेंगे। क्लियर हो गया। तो अब बैक्टीरियल वायरस तो मैंने आपको बता रहे एडिनो वायरस, लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया जो है उसमें फिर क्या है, ये डिफरेंट ग्रुप्स है। तो याद रखना ये सारे एक साइड पर, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये मेन काज है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इट कंट्रीब्यूट हाउ मच, 80%। तो यहाँ पे 80%, ये कहाँ से बेटा, फर्स्ट ईयर वहां पे निमोनिया के बारे में जिक्र है, और ये वहां से पॉइंट जो है आपने उठा लेना है। सही है, आप कहोगे कि यहाँ पे तो जिक्र नहीं, फर्स्ट ईयर में बैक्टीरियल चैप्टर में ये पॉइंट दिया गया है। सही है। तो 80% ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। रेस्ट जो है 20% वो ये काज करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपको एक कंसेप्ट मिल गया, पॉइंट मिल गया कि आपने जो है ऐसा ना हो कि फर्स्ट ईयर में बस सिर्फ आपकी चीजें तो वहां पे नहीं, लिंक स्टडी, चेन स्टडी आपने करना है। एक पॉइंट दूसरे के साथ जो है वो लिंक करना है आपने। क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, दूसरी बात, अब इसके काजे डिवीजन आपके पास ये हो गए, तो आ गया बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बेटा, ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक जा करके आपको बता रहा हूं। सही है। तो आपने डिफरेंट मतलब पेजेस पर और डिफरेंट बुक में फिर घूमना फिरना आपके लिए जो है वो नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इज डैश। चलो मैं लिख दूं एक और एमसीक्यूज। ए में लिख दूं शाबाश ग्राम पॉजिटिव, बताया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टैंडिंग जो बताई थी, शाबाश। दूसरा मैं लिख दूं ग्रामा नेगेटिव। सी में लिख दूं कैप्सुलेटेड, और डी में लिख दूं बोथ व्हाट, ए एंड सी। तो क्या होगा बेटा, ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव भी है और कैप्सुलेटेड भी। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ ए एंड सी हमारे पास करेक्ट। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई क्या है,
तो दो बातें और आपको मिल गई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बारे में कि ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव है और कैप्सुलेटेड। अच्छा शाबाश बताओ, अगर ये ग्राम पॉजिटिव है तो अगर ऐसे एमसीक्यूज आ जाए कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई क्रिस्टल वायलेट के साथ जो है कौन सा कलर देगा, तो ग्राम पॉजिटिव है कौन सा बताया था, ब्लू, कौन सा, पिंक, ब्लू पिंक देगा, बताया था ना ग्राम स्टेनिंग में, वहां पे आपको याद होगा। सही, तो ये जो है क्योंकि क्रिस्टल वायलेट जो है वो ग्राम स्टेनिंग के लिए उसने जो प्रिंसिपल स्टेन है वो यूज किया था। सही है। अच्छा बेटा दूसरा जो और सेफ्रानिन के साथ ये कोई कलर नहीं देगा, सेफ्रानिन किसके लिए उसने यूज किया था, ग्राम नेगेटिव के लिए। सही है। अच्छा दूसरा ऐसे भी आ सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई विल डैश द क्रिस्टल वायलेट आफ्टर एडिंग ऑफ डीकलराइजर, तो रिटेन और नॉट, तो जो रिटेन करता है क्रिस्टल वायलेट को वो ग्राम पॉजिटिव है, जो रिटेन नहीं करता वो क्या है, ग्राम नेगेटिव है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई विल रिटेन द कलर। ओके बेटा, तो अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बारे में जो है ये बातें आपने जो है कलेक्ट करनी है। शाबाश, ये है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, और क्या है, कैप्सुलेटेड है, कैप्सुलेटेड है। शाबाश, ग्राम पॉजिटिव हो गया, कैप्सुलेटेड हो गया। दूसरी बात अगर आ जाए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इज, ए में लिख दू शाबाश रॉड शेप, दूसरा में लिख दू शाबाश स्फेरिकल शेप, सही, सी में लिख दू एक रॉड होता है, एक स्फेरिकल होता है, एक कोकस बेसिलाई, और तीसरा भी एक और है स्पाइरल शेप। सही, डी जो है नन या इर्रेगुलर शेप अगर में, तो इसमें कौन सा है शाबाश, तो कोकस जब भी आ जाए, कोकस मीन स्फेरिकल शेप, तो ये क्या है, स्फेरिकल शेप है। तो एक और पॉइंट भी आपको मिल गया इसके बारे में कि ये क्या है, कोकाई है, और कोकाई कहते हैं कि ये स्फेरिकल शेप है, इसका कौन सा शेप है, स्फेरिकल शेप है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बारे में एक और पॉइंट आपको मिल गया। अच्छा बेटा दूसरा एक और एमसीक्यू, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इज, एक और में लिख दू शाबाश, तो ए में लिख दू शाबाश या हैज, चलो हैज वन फ्लैजेला, सही है, या चलो इज ही लिख दू तो आपके लिए और भी आसान, इज ए ट्राइकस, ए ट्राइकस, बी में लिख दू शाबाश मोनोट्राइकस, ट्राइकस बैक्टीरिया, और सी में लिख दू पेरीट्राइकस, सही, और डी में लिख दू नन। शाबाश, तो कौन सा होगा, सिर्फ एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो याद रखना ये है हमारे पास ए ट्राइकस, और ए ट्राइकस हैव नो फ्लैजेला मींस नॉन मोटाइल। क्या है ये, कहां से, तो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में जाओ फर्स्ट ईयर में, वहां पे देखो स्ट्रेप्टोकोकस के साथ लिखा है कि ये क्या है बेटा, दे हैव नो फ्लैजेला, दे आर नॉन मोटाइल। तो एक और बात भी आपको मिल गई किसके बारे में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बारे में, कि दे आर नॉन मोटाइल, क्या है, नॉन मोटाइल है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह ये सारी बातें आपने कलेक्ट करके यहाँ पे लेकर आए हो। सही, जिस तरह हीमोग्लोबिन के बारे में इसी तरह सब कलेक्ट करके इसी तरह यहाँ पे। ओके बेटा, फिर जो है इसके साइन और सिम्टम वो जनरली अगर हम कहें वो क्या हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और इसी तरह जो है हमारे पास फीवर, हेडेक, नाजिया, पेन, नेजल डिस्चार्ज, और ये सारी चीजें हो सकते हैं, कफिंग, सही है, ये सब कुछ होता है। लेकिन मेन जो आपने इसके बारे में याद रखना है, निमोनिया के बारे में जो कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकते हैं, तो वो आपको बता दूं। एक इसमें प्लूरल इन्फ्यूजन, प्लूरल इन्फ्यूजन यानी ये कॉम्प्लिकेशन जो इसमें आ सकते हैं, सही है, या साइन और सिम्टम्स भी इसके साथ अगर खास कर रहे, तो इसमें एक है हमारे पास प्लूरल इन्फ्यूजन, इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा, इसमें फ्लूइड अराउंड द लंग्स होगा। दूसरा जो है एम्पेमा, एम्पेमा, अच्छा एक लफ्ज आ गया एम्पेमा, एम्पेमा, सही है, और एक है एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा। तो बेटा ये तो लंग डिसऑर्डर है, सही है, इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे। एम्पेमा क्या है, तो पस इन द प्लूरल मेम्ब्रेन,
पस इन प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन आप जानते हो ना, लंग्स के इर्द गिर्द जो होता है। और तीसरे इसमें क्या होता है बेटा, हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपोनेट्रीमिया मीन लो सोडियम लेवल इन ब्लड। तो ये सारे स्पेसिफिक आपने याद रखने कि हाइपोनेट्रीमिया किस में होता है, निमोनिया में होता है। क्लियर। अब उसके लिए वजह क्या है, उसके लिए एक और बहुत बड़ा लंबा किस्सा है। चलो दिमाग आपका खराब नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना, इतने ही याद रखने हैं कि प्लूरल फ्यूजन एम्फाइसेमा एंड हाइपोनेट्रीमिया आर कंसर्न्ड विद निमोनिया, कॉम्प्लिकेशन कंसर्न्ड विद निमोनिया। ओके बेटा, ये तो हो गया निमोनिया के लिए कॉम्प्लिकेशन वगैरह। दूसरा अब क्या रहता है शाबाश, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आपको बता दिया क्या होगा, आसान सा है शाबाश। तो वो एंटीबायोटिक होगा, एंटीबायोटिक होगा। और दूसरा क्या होगा, एंटीवायरल ड्रग्स होंगे, सही है, ड्रग्स या मेडिसिन होंगे, सही है। तो दीज आर ऑल अबाउट निमोनिया। ओके बेटा, 2 डिसऑर्डर रह गए, इंशाल्लाह खैर वो नेक्स्ट लेक्चर में बस चैप्टर भी ख़त्म। और नेक्स्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके स्टार्ट में वो चंद डिसऑर्डर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यू हैव एनी कन्फ्यूजन दोबारा फिर क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।